नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। देखिए, आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम हैं आपके सामने। जैसे हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो DSSB का एग्जाम जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर SSC के एग्जाम है। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में जो लगातार आपके एग्जाम होने वाले हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं GS GK की प्रैक्टिस सेट। बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक हम जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ मेंशन करने का मकसद यही होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट को लेकर वो क्लियर हैं या नहीं है, या कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करने हैं, तो ये पता लगता है आपको। तो बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी क्वेश्चंस होंगे हम बारी बारी से क्वेश्चंस को इंक्लूड करते जाएंगे इस सीरीज में। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। भारत के किन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, और टॉपिक है आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। तो आप समझ जाइए वो चैप्टर आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिवीजन करने की जरूरत है या नहीं है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें पता लगता है। ठीक, तो देख लेते हैं। यहां देखें, जो कर्क रेखा है, तो पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ग्लोब का आपके सामने, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ठीक है, ये आपका ग्लोब का स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक्चुअली में है क्या? ये लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। क्या है? अक्षांश है। अब अक्षांश क्या होते हैं? तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ एकदम सेंटर में हम ड्रॉ करते हैं, तिरछी है तो प्लीज डोंट माइंड, है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, देखो ये आपका अर्थ का वेस्ट पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गई, ये नॉर्दर्न साइड हो गई, और ये साउदर्न साइड हो गई। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन ड्रॉ की जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब ये जो मिड वाली लाइन है ये है आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके जस्ट ऊपर अगली जो लाइन इंपोर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये जो 0 वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड है इक्वेटर का, नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड में जो लाइन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं। और उसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल बोलते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। और जस्ट नीचे एक और लाइन है साउथ में, वो भी 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और नीचे है ये अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये जो लाइन है, ये वाली, मैंने कलर चेंज कर दिया, ये जो लाइन है, अब इंडिया कहीं यहां पड़ता है ना, इंडिया। तो इंडिया से एकमात्र लैटिट्यूडनल जो इंपोर्टेंट लाइन है वो गुजरती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे इंडिया के, जिन राज्यों से होकर गुजरेगी। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये वाली लाइन
भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर। अब ध्यान रखेंगे वो 8 राज्य कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें आप। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है, सभी को पता होगा वैसे। मित्र पर गमछा झार। अब ये 8 राज्यों की ट्रिक है जो आपको याद दिलाने में मदद करेगी। एम का मतलब है आपका मिजोरम, एम का मतलब क्या है? मिजोरम। त्र का मतलब है त्रिपुरा, त्रिपुरा। प का मतलब है पश्चिम बंगाल, र का मतलब है राजस्थान, ग का मतलब है गुजरात, म का मतलब है एमपी और छा का मतलब है छत्तीसगढ़ और झार का मतलब है झारखंड, झारखंड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार देख लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूं। क्लियर है यहां तक? बताओ भाई सभी। चलो अगले क्वेश्चन पे चले हम, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो 75 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या 90 डिग्री ईस्ट, या 85 डिग्री ईस्ट। तो भाई भारत का जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट पर आधारित है। ठीक है, फिर से मैं ग्लोब बनाता हूं ये। अब ये जो लाइन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो ये वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया। ठीक है, इस पर आधारित है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे लॉन्गिट्यूड। आगे देखें, सॉरी, द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स टू अवॉइड, देखो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, किसे काटने से बचने के लिए मुड़ती है? हमें पता है कि ये जो ग्लोब है, इसके ये सेंटर वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, लेकिन इसी 0 डिग्री के पीछे एक लाइन है, कलर चेंज कर लेता हूं, इसी 0 डिग्री के पीछे एक लाइन है, जैसे ये है ना, तो ये जो लाइन है जिगजैग वाली, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो तिरछी बनाई गई है, क्यों, यही पूछा है आपसे। सीधी लाइन भी तो ड्रॉ कर सकते थे ना, भले ही इमेजिनरी है, सीधी लाइन कर सकते थे ना। तो किसे काटने से बचने के लिए मुड़ती है? इसे मोड़ा जाता है, तो क्यों मोड़ा जाता है? इसे किसे काटने, मतलब किसको क्रॉस न कर पाए ये, उसे बचाने के लिए इसे तिरछा किया जाता है, वो क्या है? तो आइलैंड और कंट्रीज, यानी कि द्वीप समूह, द्वीप और देश, द्वीप और देश। अब द्वीप मतलब जमीन, देश मतलब जमीन, तो ये जो लाइन है वो अगर सीधी निकाल देते तो एक ही कंट्री में दो दो तिथि हो जाती।
क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है इसको ही हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन के इधर उधर क्रॉस करने से तारीख बदल जाती है, दिन चेंज हो जाता है। तो अगर ये लाइन जमीन वाले हिस्से से निकाली जाती, चाहे आइलैंड से या कंट्री से, तो एक ही कंट्री में दो दो डेट हो जाती। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कंट्री में दो डेट चले एक साथ। ठीक, तो आइलैंड और कंट्रीज को बीच में क्रॉस करने से बचाने के लिए हम इसको डेविएट करते हैं, यानी कि तिरछा जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ किया गया है इसको। तो आंसर हो जाएगा आइलैंड और कंट्रीज। आंसर क्या होगा? आइलैंड और कंट्रीज। आगे देख लीजिए, आगे आए। अगला क्वेश्चन, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो भाई मार्बल जो बनती है वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनती है। किससे बनती है? लाइमस्टोन से। अब याद करो, हमारी YouTube पे अवेलेबल है क्लासेस डिटेल में। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज वो क्लास जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने बात की थी कि जो रॉक्स होती हैं, जो हमारी क्रस्ट में रॉक्स होती हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं। मैंने ये बात की थी। पहली को बोलते हैं क्या? इग्नियस रॉक्स। पहली को क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टानें। दूसरी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। और तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानें। तो ध्यान रखना, संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। किसका? लाइमस्टोन से बनती है। तो ये ध्यान रखना आप, रॉक्स वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। रॉक साइकिल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे जो है इग्नियस से सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में, और फिर मेटामॉर्फिक से लावा, और लावा से फिर इग्नियस रॉक्स बन जाती है। आगे देखें, बेसाल्ट जो चट्टान है मुख्यतः किससे बनती है? बेसाल्ट रॉक्स इज मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंटेशन, वॉल्केनिक लावा, वेदरिंग, कंप्रेशन। तो भैया लावा, जो ज्वालामुखी का लावा है, ज्वालामुखीय लावा, उससे बनती है बेसाल्ट की चट्टान। कैसे? जैसे ये है आपका धरातल, और इसके नीचे अगर ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर मतलब लावा, तो लावा ऊपर विस्फोट होगा, फटेगा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, ऐसे ऐसे इकट्ठा होता जाएगा सतह पर, ऐसे ऐसे सतह पर इकट्ठा होता जाएगा, यहां से निकलेगा तो ऐसे, ठीक है, निकलेगा। तो ये जो लावा है वो बाहर निकलता है, और फिर ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के बाद ये कठोर होने लगता है, और कठोर होने के साथ साथ जो चट्टान का निर्माण होता है, जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि इग्नियस रॉक्स कहते हैं इसको। इसी का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इसी का एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट है। अब कुछ लावा तो बाहर निकल आया, लेकिन कुछ पृथ्वी की सतह पर यहीं इकट्ठा हो जाता है नीचे। तो इससे जो बनती है ग्रेनाइट बनती है इससे, और इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और ऊपर जो निकल आता है उससे बेसाल्ट बनती है, इसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टानें बोला जाता है। क्लियर? तो आई होप ये चीजें याद रखेंगे आप। आगे बात करें हम,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की अधिकतम स्ट्रेंथ कितनी है? बड़ा ही आसान प्रश्न है मुझे लग रहा है ना? तो क्या 545 है, 552 है, 530 है, 543 है? तो भैया इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे 550 की जगह, सॉरी 552 की जगह 550 कर लो आप, ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करके यहाँ लिखता हूं 550। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की 550 है और वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। वर्तमान सदस्य संख्या 543, ये वर्तमान हो गया और ये अधिकतम हो गया, अधिकतम हो गया। और ये जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 81 है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लोकसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं, तो अगर नाम चेंज होके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप प्लीज याद रखिएगा, लोकसभा को भी कहते हैं हम लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है, यानी कि अस्थायी सदन, और इसी को हम हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन पीपल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश एसआई का जो पेपर होता है, तो उसमें मूल विधि के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो लोअर हाउस, अब क्या मुझे हिंदी में भी बताने की जरूरत है इसको? तो मैं बता देता हूं। लोअर हाउस को बोलते हैं निचला सदन, लोअर हाउस को बोलेंगे निचला सदन बोलेंगे इसको। और टेम्परेरी हाउस को टेम्परेरी हाउस को अस्थाई सदन बोलेंगे, अस्थाई सदन बोलेंगे इसको। और हाउस ऑफ कॉमन को बोलेंगे आम जनता का सदन, आम जनता का सदन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्लीज इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखें हम, आगे क्वेश्चन पे आइए। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, अब भाई मनी बिल होता क्या है? तो मनी बिल का मतलब है रिलेट, ऐसा कोई विधेयक, धन विधेयक किसे कहते हैं? ऐसा कोई विधेयक जिसका संबंध रिलेटेड टू टैक्स, बढ़ाने घटाने से संबंधित हो, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, ऐसा कोई बिल सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं उसको। अभी इतना ही याद रखेंगे, है ना? आगे मैं बताऊंगा आपको कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है। तो धन विधेयक की जो शुरुआत होती है, आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार कोई भी बिल लेकर पार्लियामेंट में आती है, तो उस बिल को सरकार चाहे तो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा ले और वहां पास करा ले, और उसके बाद फिर लोकसभा में ले जाए, या चाहे तो पहले लोकसभा में ले जाए फिर राज्यसभा में ले जाए। ये किसी भी बिल के लिए फॉलो होता है ये प्रोसीजर। लेकिन अगर कोई बिल मनी बिल है, धन विधेयक है, यानी कि ऐसा बिल जो या तो टैक्स, फाइनेंस, मनी इससे रिलेटेड बात कर रहा है, तो वो मनी बिल कहा जाता है। और मनी बिल की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होती है, लोकसभा ओनली। मनी बिल की शुरुआत कहां से होती है? लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूं, ये नहीं जी, मैं नहीं बता रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बोला गया है कि जो मनी बिल होगा, एम पी मनी बिल जो होगा, उसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा से ही होगी। समझ गए? अब एक और चीज यहां बता देता हूं आपको, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा?
तो मनी बिल की डेफिनेशन कौन तय करता है? तो इसके बारे में भी लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में लिखा है कि मनी बिल की डेफिनेशन लोकसभा का स्पीकर तय करेगा। कौन करेगा? मनी बिल की डेफिनेशन कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ये वर्तमान में है। ओम बिड़ला कौन है? वर्तमान के हैं, वर्तमान में है। और फिर जान लीजिए पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? ये क्वेश्चन हाल ही में यूपी में एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया है। तो वो हैं आपके जीबी मावलनकर, जीबी मावलनकर, ये ठीक। फिर पूछा जाए पहली महिला लोकसभा स्पीकर, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, तो वो है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। तो इतने फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम बिना कोई देरी किए। द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉर्मली, जो राज्य की विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो आसान है, 5 साल होता है नॉर्मली, लेकिन 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। ठीक है, अगर सरकार के पास मेजॉरिटी बहुमत नहीं रहता है तो भंग की जा सकती है। 5 साल नॉर्मल टेन्योर होता है। आगे हम बात करें, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है दोस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप, भारत का, ऐसे देखिए, फर्स्ट सीजेआई, भारत का पहला सीजेआई कौन था? तो जस्टिस एच जे कानिया, भारत का पहला चीफ जस्टिस एच जे कानिया। और फिर प्रेजेंट वाला भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रेजेंट सीजेआई, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है जस्टिस, जस्टिस इनके नाम के साथ लगाया जाता है, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, भारत में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है दोस्त। तो ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू यानी कि सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड मेनली ऑन, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी? 1951 से लेके 1956 तक की। ठीक है, 5 साल की। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था दोस्त एग्रीकल्चर। क्या था ऑब्जेक्टिव? एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आप याद रखेंगे। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डॉमर
मॉडल, हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और इसी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में 3 बांधों का निर्माण किया गया था, भाखड़ा नागल, है ना, दामोदर वैली और हीराकुंड डैम। इसी के साथ साथ 5 आईआईटी भी इसी में बनाए गए थे, प्लस यूजीसी की स्थापना 1956 में इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्त, ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। हम अगली क्लास में फिर इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई अगर आपका स्पेशल डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।